Hello NEET aspirants, this is Pawan Sir Biology. I hope so all of my students are fine and they are doing great. So today we are continuing our chapter Molecular Basis of Inheritance. जहाँ से हम रुके थे वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. आई नो काफ़ी टाइम हो गया हमारा वीडियोस नहीं आया ड्यू टू सम इशू. मैं वापस वीडियो बना नहीं पा रहा था बट नाउ आई एम बैक अगेन और हम वापस MBI स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर MBI जहाँ से हमने रोका था. हमने हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट प्रॉपर किया हुआ था. उसके बाद हम करने वाले आज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, RNA वर्ल्ड की बातें करेंगे कुछ और DNA रेप्लिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे. और उससे पहले मैसेल्स एंड स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसके बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट ही हमारी चीज़ आ रही है दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्या हमें हर्शे एंड चेस से अनइक्विवोकल प्रूफ से ये पता चल गया कि हमारा DNA ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल. पर एक जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हम देख लेते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करना है हमको. उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज़ कि कोई भी आपका जेनेटिक मटेरियल हो वो रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखता हो. व्हाट इज रेप्लिकेशन? नाम में छुपा हुआ है रेप्लिका. रेप्लिका मतलब क्या? कॉपी या क्लोन के कोई पर्टिकुलर DNA अगर अपना कॉपी बना रहा है या RNA अपनी कॉपी बना रहा है तो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. वो दोनों के पास ही होती है. वो अपने DNA के पास भी है और RNA के पास भी है. तो 1-1 हो गया आपका DNA वर्सेस RNA का. 1-1 हो गया कि DNA के पास भी है और RNA के पास भी प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन की. सेकेंड चलते हैं स्टेबिलिटी कि स्टेबल कौन ज़्यादा है. DNA ज़्यादा स्टेबल है RNA से. क्यों? रीज़न है उसके पास. DNA क्यों स्टेबल है? वाई? बिकॉज जो अपना RNA है, RNA कैसा है? सिंगल स्टैंड है. मतलब ऐसा आपका सिंगल स्टैंड है. जबकि जो DNA है वो कैसा है? अपना डबल स्टैंडर्ड है. दैट्स व्हाई DNA स्टेबल है. और क्या रीज़न है? और रीज़न ये है कि उसके स्ट्रक्चर में कि जो राइबोस है, आपको स्ट्रक्चर पता ही है राइबोस का. तो यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे क्या होता है? OH होता है जो कि RNA को अनस्टेबल बनाता है. और DNA के पास ये ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सी हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता सेकंड कार्बन पे, डीऑक्सी हो गया. तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA. तो DNA इसलिए स्टेबल है बिकॉज उसके सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता और RNA के पास होता है. दैट्स व्हाई RNA अनस्टेबल है. और क्या है? RNA के पास होता है बेटा यूरासिल. आपको पता है नाइट्रोजन बेस आपने पढ़ा हुआ है ना. A के सामने T, G के सामने C अगर DNA हो तो. अगर RNA हुआ तो A के सामने U और G के सामने C. तो आपका जो यूरासिल है वो RNA में जो होता है वो कैसा है? वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है. अनस्टेबल आपका नाइट्रोजन बेस है. और जो आपका थायमिन है जो DNA में होता है वो कैसा होता है? वो स्टेबल होता है. सो यूरासिल अनस्टेबल है और थायमिन हमारा स्टेबल होता है DNA के अंदर. तो अगर हम यूरासिल के 5th पोजीशन पे मिथाइलेशन कर दें तो क्या बन जाता है हमारा बन जाता है थायमिन. इसको बोलते हो 5 मिथाइल यूरासिल. भी बोल दोगे तो गलत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमने 5th पोजीशन यूरासिल की 5th पोजीशन पे, राइबो शुगर की नहीं, यूरासिल की 5th पोजीशन पर अगर आपने मिथाइलेशन कर दिया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो बेटा क्या बन जाता है? आपका थायमिन बन जाता है. या उसको बोल दो 5 मिथाइल यूरासिल. तो 5 मिथाइल यूरासिल या थायमिन स्टेबल कंपाउंड है. दैट्स व्हाई DNA कैसा है? हमारा स्टेबल है. और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आपका जो प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो स्लो म्यूटेट करता होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए. तो DNA के पास प्रॉपर्टी होती है वो स्लो म्यूटेट करता है और RNA जो होता है बेटा वो फास्ट म्यूटेट करता है. अब RNA फास्ट म्यूटेट क्यों करता है? इसका रीज़न हम RNA वर्ल्ड में मैं बताऊँगा अभी कि ऐसा क्यों हुआ. DNA क्यों आपका स्लो म्यूटेट करता है और RNA क्यों फास्ट करता है. ओके. फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेशन. जेनेटिक मटेरियल आपका एक्सप्रेस करना चाहिए. मतलब एक्सप्रेस मतलब क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन नहीं कि हैप्पी सैड, वो एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है. एक्सप्रेशन मतलब क्या कि अगर DNA से RNA बन रहा है तो एक्सप्रेशन है, RNA से प्रोटीन बन रहा है तो वो एक्सप्रेशन है. तो जब आपका DNA से RNA से प्रोटीन बन रहा है तो ये क्या होता है बेटा? एक्सप्रेशन. तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. तो ये बात हो गई किसकी बेटा? आपके प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की. और हमने स्ट्रक्चर भी प्रॉपर समझ लिया है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है RNA वर्ल्ड. जो बोला था मैंने अभी RNA वर्ल्ड. अब RNA वर्ल्ड क्या है?
बेटा ऐसा माना जाता है कि आरएनए जो है हमारा वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था ऑन अर्थ। अब फिर धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए। तो जब आरएनए हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, तो जब हम धरती पे आए थे फर्स्ट टाइम, तब हम ऐसे नहीं थे। ऑफकोर्स छोटे छोटे कंपाउंड्स थे, छोटे छोटे माइक्रोब्स थे, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे। तो बेटा वहाँ पे बहुत फास्ट इवॉल्वमेंट की ज़रूरत थी। दैट इज़ वाई आरएनए परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल था उस टाइम, बिकॉज वो फास्ट म्यूटेट कर सकता है, बिकॉज इवोल्यूशन आने वाला था, इवोल्यूशन चल रहा था, इवोल्यूशन लेके आने वाले थे हम लोग। दैट इज़ वाई आरएनए जो था उस टाइम फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, बिकॉज आरएनए में क्या हो रहा था, फास्ट जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से हमें उस टाइम पे आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल चाहिए। आज हम ऐसा नहीं चाहिए, आज हम स्टेबल हैं, है ना, आज हमारे पास डीएनए है, तो आज हमें इतने फास्ट म्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है, बट पहले थी। तो इसलिए पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, ऐसा बोला जाता है आरएनए वर्ल्ड की हाइपोथेसिस में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट एक टाइम के बाद क्या होगा, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। आफ्टर 40-45 ईयर्स के बाद हमें थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए और पीस चाहिए। तो अभी हम भाग सकते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है फास्ट, ठीक है। तो मतलब ये उस सेंस में कंपेयर किया हमने। सो आरएनए जो था हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था ऑन अर्थ। फिर क्या हुआ, इवॉल्व हुए हम लोग। जब इवॉल्व हो गए तो हमें स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी रैदर देन म्यूटेशन, बिकॉज तब फास्ट चेंजेस आना बहुत ज़रूरी था। और अब क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। सो तब हमारा क्या आ गया बेटा, डीएनए आ गया, एज अ स्टेबिलिटी की तरह काम करने लगा। एज अ स्टेबिलिटी हमारे में अचीव हो गई, जैसे डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बना। पहले आरएनए था, फिर क्या हुआ, डीएनए बना। और क्या पता बेटा आरएनए के बारे में, बेटा आरएनए के 3 टाइप है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, जो कि हम आने वाले प्रोसेस में देखने वाले। वैसे भी एमआरएनए बेटा क्या करता है, इट विल गोइंग टू हेल्प टू मेक अ टेम्पलेट फॉर द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन टू मेक प्रोटीन्स, ये हेल्प करेगा एमआरएनए। एज वेल एज आरआरएनए बेटा स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए काम करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बेटा, राइबोसोम बनाने के लिए, है ना, राइबोसोमल प्रोटीन फैक्ट्री को बोलते हैं बेटा आप, राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम क्या, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो आरआरएनए के लिए बात हो गई है, मेक्स राइबोसोम, ओके, और प्रोटीन्स। एज वेल एज आपके पास 23S आरआरएनए है, जो कि एज अ राइबोजाइम की तरह वर्क करता है, एज अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। याद है 11th में एक स्टेटमेंट लिखा था एंजाइम में, दैट मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना, क्योंकि कुछ सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते, है ना। सारे आपके प्रोटीन जो है वो सारे एंजाइम नहीं होते, बिकॉज कुछ आपके क्या है, कुछ आपके आरएनए है जो कि एज अ एंजाइम की तरह काम करता है। तो ये बात थी, ये था आपका क्या बेटा, राइबोजाइम। फिर आगे टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जो कि पकड़ पकड़ के अमाइनो एसिड्स लेके आएगा और ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। ये सब डिटेल में हम जानेंगे बेटा, ये आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आरएनए के बारे में। आगे चलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी किसने दिया था, सी से सेंट्रल, सी से क्रिक, ऐसे याद रख लेना। सो क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी। और वो क्या बोलता है सेंट्रल डॉग्मा, कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, क्षमता रखता है डीएनए अपने खुद का टेम्पलेट यूज़ करके डीएनए बना सकता है, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बना, क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बना, वो क्या हो गया अपना, ट्रांसलेशन। तो ये क्या है, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी। फिर आप पढ़ते हो कि इसमें बेटा आपका रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा भी हो सकता है ना, जिसको टेमिनिज्म कहते हैं। मतलब आपका जो आरएनए है वो वापस डीएनए बना सकता है। वेरी रेयर कंडीशन है कि आरएनए से आपके डीएनए बन सकता है। वेरी फ्यू आपके वायरस है जिसमें प्रोसेस होता है। जैसे आपको एग्जांपल ले लो तो रेट्रो वायरस जो रहेगा उसमें ये प्रॉपर्टी है क्या करने की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने की। ओके, सो आरएनए से डीएनए बना सकता है, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बन रहा है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपस में चेंज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं बेटा। डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर को ज़्यादा फर्क नहीं है, बस खाली आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फ़र्क है। सेकंड कार्बन पे डीएनए में नहीं होता ऑक्सीजन, तो ऑफकोर्स वो चेंज कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। सो आरएनए से वापस डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम चाहिए हमें इसके लिए, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बेटा दिया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, दैट्स वाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बेटा सेंट्रल डॉग्मा, रिवर्स को बोलते हैं टेमिनिज्म। ओके, तो ये बोल सकते हैं आप लोग। तो ये आप नॉर्मल बात थी सेंट्रल डॉग्मा बायोलॉजी की, ठीक है, इतना कुछ खास था नहीं, छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। मैंने आपका अब डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ बातें करेंगे और फिर इससे रिलेटेड अपना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे मैसेल्सन स्टार का। तो वो स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बेटा एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब, चलो वर्ड में घुसते हैं। सेमी मतलब हाफ और कंजर्वेटिव मतलब कुछ बचाना, सेव करना, मतलब आधा बचाओ,
और आधा आगे जाने दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका ओल्ड डीएनए है ये ना, तो ओल्ड डीएनए क्या किया, ओल्ड डीएनए बेटा क्या होता है आपका सेपरेट हुआ और इसका टेम्पलेट नया बन गया और इसका टेम्पलेट भी नया बन गया। मतलब ये आपका ओल्ड टेम्पलेट, ये आपका ओल्ड टेम्पलेट, ये ओल्ड टेम्पलेट देख के आपका नया टेम्पलेट बन गया, ये ओल्ड टेम्पलेट को देख के आपका नया टेम्पलेट बन गया, ये पुराना वाला, ये नया वाला, ये पुराना वाला, ये नया वाला। समझ आया कि नहीं? तो मतलब 50% क्या था आपका पुराना वाला था और 50% क्या था आपका नया वाला था। तो यही होता है बेटा सेमी कंजर्वेटिव, कि आपका आधा जेनेटिक मटेरियल बच जाता है 50% और बाकी आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। और ऑफकोर्स ये बात है कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो पैर तो बना ही सकते हैं, ए है तो यहाँ पे टी, जी है तो यहाँ पे सी। अंडरस्टूड? तो ये आपका सेमी कंजर्वेटिव वाली बात होगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है। वाटसन एंड क्रिक ने ये चीज़ बताई थी अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव बिहेवियर। ओके, अब बात करते कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुए डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल के ऊपर। यूकैरियोट्स में किसने किया था, टेलर एट ऑल हमारा साइंटिस्ट था जिसने विशिया फाबा के ऊपर काम किया था और उसके ब्रॉड बीन्स भी कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। और ये आईएमपी है। प्रोकैरियोट में किसने किया, मेसेल्सन, स्पेसिफिकली मेसेल्सन स्टाल ने। और ई कोलाई के ऊपर उन्होंने काम किया था, डीएनए एज अ मॉलिक्यूलर प्रूफ दिया था उन्होंने। तो ये डेप्थ तक गए थे, एकदम डीएनए तक, है ना। कौन, आपके मेसेल्सन एंड स्टाल। तो अभी वही एक्सपेरिमेंट हम करने वाले मेसेल्सन एंड स्टाल का, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने परफॉर्म किया था, जो डीएनए रेप्लिकेशन का एज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल समझाता है। तो ये आपका मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट जो आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर समझाता है डीएनए रेप्लिकेशन का। सो कौन सा लिया हमने मटेरियल, ई कोलाई लिया। मतलब हमने ई कोलाई के अंदर क्या किया, हमने डाला हैवी नाइट्रोजन। हैवी नाइट्रोजन कौन सा, मतलब N15 वाला। नॉर्मल कौन सा होता है बेटा, N14 नॉर्मल होता है, लेकिन हमने N14 ना डाल के N15 डालते रहे। हैवी नाइट्रोजन डाला हमने, है ना। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपका ये N15 वाला नाइट्रोजन हमने क्या किया, ई कोलाई को न्यूट्रिशन के फॉर्म में दिया। और तब क्या होगा, ई कोलाई के पास अब कुछ है नहीं, तो N15 ऑब्जॉर्व कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके पास हैवी नाइट्रोजन आ गया। तो उसके डीएनए के नाइट्रोजन के पास भी हैवी नाइट्रोजन है, उसके प्रोटीन बन रहा है, तो उसके अमाइनो एसिड में भी क्या है, नाइट्रोजन है। कौन सा वाला, हैवी नाइट्रोजन, N15 वाला। तो क्या किया हमने, उसको हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दिया और हमने उसकी कॉलोनीज को फीड करवाया। तो फिर क्या होगा, तो उसका डीएनए होगा वो कैसा होगा बेटा, ऑफकोर्स ये बात है N15 वाला ही होगा ना, क्योंकि हमने क्या किया है, हैवी नाइट्रोजन दिया है, तो उसका डीएनए कैसा होगा, N15 वाला। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं, आ जाओ। तो हमने N15 वाला क्या दिया, उसको नाइट्रोजन दिया, N15 वाला आइसोटोप वाला। ओके, याद रखना हैवी नाइट्रोजन है, ये आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, वो हमने हर्शे एंड चेस में यूज़ किया था। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हैवी नाइट्रोजन, दैट इज़ N15। ओके, और फिर क्या किया हमने, तो ये आपका बन गया क्या, हैवी नाइट्रोजन, हैवी डीएनए। आपका आपका ये स्टैंड डीएनए, ये स्टैंड डीएनए है ना, 15 का आपका ये डीएनए का स्टैंड बन चुका है। कैसा स्टैंड है आपका, हैवी स्टैंड है। क्यों, बिकॉज में हैवी नाइट्रोजन है, N15 और N15 वाला। ओके, अगर उसको हम टेस्ट ट्यूब में देखते हैं सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो हमें कुछ यहाँ पे आपका डीएनए देखने को मिलता है। डीएनए नीचे है ना, हैवी देखने को मिलता है, क्योंकि हैवी है इसलिए नीचे देखने को मिल रहा है ना। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या आपका हैवी नाइट्रोजन, तो आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते बेटा। आपको पता है ई कोलाई आपका लिखा होगा एनसीईआरटी में, दैट ई कोलाई हर 20 मिनट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो क्या हुआ, 20 मिनट्स के बाद डिवाइड किया, ठीक है। अब हमने N15 सॉल्यूशन नहीं रखा, अब हमने क्या किया बेटा, N14 डाल दिया है। क्या डाल दिया है, N14 हमने नाइट्रोजन डाल दिया, नॉर्मल वाला, हैवी वाला नहीं डाला। तो 20 मिनट्स के बाद जब डिवाइड किया तो क्या देखा हमने, तो देखो जो आपका हैवी वाला है ये रहा, हर हैवी के साथ आपका नया बन रहा है, नया आपका स्टैंड बन रहा है। मतलब नया क्या डाला हमने, N14 नया डाला हमने। तो क्या देखा हमने, ये पुराना वाला है N15 है, उसने नया बनाया N14। ये पुराना वाला है N15, उसने नया स्टैंड बनाया N14। तो पुराना वाला नया वाला, पुराना वाला नया वाला। आपको करना क्या है, आपको बस इसके साथ नया वाला ऐड कर देने का। नया वाला क्या है, N14, सिंपल। तो 15 हैवी था पहले, 20 मिनट्स के बाद क्या हुआ, N15 N14, फिर N15 फिर N14। तो क्या हुआ आपके, ये आपका पुराना वाला, ये नया वाला, ये पुराना वाला, ये नया वाला स्टैंड। समझ आया। तो क्या बन गया आपका, ये हाइब्रिड डीएनए बन गया। क्यों, क्योंकि आपका मिक्स डीएनए, हैवी लाइट। तो आपका हैवी भी है और लाइट भी है। ओके, तो आपको अगर
टेस्ट में देखने को देखा तो आपको यहाँ कहीं देखने को मिला बीच में, क्योंकि हैवी है ना, हाइब्रिड वाला है। हैवी वाला था तो नीचे था, सॉरी हैवी था तो नीचे था, और हाइब्रिड हुआ तो कहाँ है, बीच में आ गया आपका, क्योंकि हाइब्रिड थोड़ा लाइट भी है और थोड़ा हैवी भी है। फिर 20 मिनट्स के बाद क्या हुआ, फिर से हमने देखा, फिर से हमने मीडियम चेंज नहीं किया, हमने N14 ही रखा। फिर क्या हुआ, देखो ध्यान से, हमें बस नया स्टैंड ऐड कर देने का। ये N15 ये रहा आपका, N14, ये N15 ये N14। अब देखो ध्यान से, आपको बस हर किसी के साथ, हर स्टैंड के साथ नया ऐड कर दो। मतलब यहाँ पे N15 है तो नया कौन सा आ जाएगा, N14, क्योंकि हमने मीडियम चेंज ही नहीं किया। तो यहाँ पे N15 था तो N14, यहाँ पे N14 था तो साथ में वापस N14, यहाँ N15 था तो साथ में N14, या N14 था तो यहाँ पे वापस N14। तो क्या किया हमने ओल्ड स्टैंड के साथ हमने नए वाले DNA स्टैंड लगा दी। तो ये क्या हो रहा है, ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ही तो हुआ कि आपका आधा ओल्ड वाला, ये नया वाला, ये ओल्ड वाला, ये नया वाला, ये ओल्ड वाला, नया वाला, ओल्ड वाला, नया वाला, ऐसे तो हमने किया है। हाँ के ना, ये ओल्ड वाला था तो यहाँ पे नया वाला लगा दिया 14, यहाँ पे N14, यहाँ N14, यहाँ N14। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, 50-50, 2 हाइब्रिड और 2 आपको यहाँ पे लाइट स्टैंड देखने को मिले, 2 हाइब्रिड वाले और 2 आपको लाइट स्टैंड देखने को मिले। तो ये बात किसकी हो गई, ये बात आपकी जनरली हो गई सेमी कंजर्वेटिव नेचर की। क्या हुआ, फर्स्ट हमने N15 डाला हैवी वाला, और फिर क्या 20 मिनट्स के बाद डिवाइड किया तो बन गया आपका हाइब्रिड N15 N14 N15 N14। क्या क्या, नए के साथ खाली पुराने के साथ नया ऐड कर दो। फिर हमने मीडियम चेंज नहीं किया, N14 रखा हमने तो आपका हाइब्रिड बना। फिर वापस हमने मीडियम चेंज नहीं किया, 20 मिनट्स के बाद हमने देखा दैट क्या मिला आपको, ये पुराने के साथ नया ऐड कर दो, तो आपके हर पुराने के साथ नया स्टैंड ऐड किया आपने, और क्या बन गया आपके 50% हाइब्रिड 50% लाइट। तो कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आधा आपका हाइब्रिड वाला है और आधा क्या है आपका लाइट है। यहाँ हैवी तो सबसे नीचे, हाइब्रिड तो बीच में है। यहाँ आपका क्या था, यहाँ कुछ हाइब्रिड भी है और कुछ आपका लाइट भी है। तो लाइट आपका ऊपर वाला स्टैंड हो जाएगा। तो बेटा किसकी बात करी, ये बात होगी आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मेसेल्सन इंस्टॉल का। मोस्ट IMP फॉर द बोर्ड एग्जाम्स ये आपका डन हो चुका है। इसमें लास्ट चलते हैं, आपका लास्ट टॉपिक आ रहा है DNA रेप्लिकेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टॉपिक का नाम आपके NCERT में दिया होगा, मशीनरी एंड एंजाइम फॉर एप्लीकेशन। तो जो हमने अभी मेसेल्सन इंस्टॉल में पढ़ा वो एक्चुअली हो कैसे रहा है वो हमें पढ़ना है इसके अंदर। सो DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है, मोस्ट IMP टॉपिक। DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, ये सारे IMP टॉपिक अभी आने वाले, तो प्लीज़ डोंट मिस द सेशन। सेमी कंजर्वेटिव आपका ये रहा, समझा आपने मैंने क्या होता है कि 50% आपका कंजर्वेटिव हुआ और बाकी आपका नया स्टैंड बन रहा है। ओके, और ये आपका एक सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस भी है। व्हाट इज सेमी डिसकंटिन्यूस, ठीक है। सेमी डिसकंटिन्यूस मतलब क्या हुआ कि आधा आपका कंटिन्यूस स्टैंड बनेगा और आधा आपका डिसकंटिन्यूस बनेगा। तो ये मैं समझाऊंगा अभी आपको प्रोसेस के अंदर, तो आपको आइडिया इसका आ जाएगा। ओके, सो डिसकंटिन्यूस, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी बहुत छोटी मोटी तो वो देख लेगा एक बार। डिसकंटिन्यूस, ओके। एज वेल एज क्या है, ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। रेप्लिकेशन कैसा है, बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, उसकी एक साइट होती है, उसे बोलते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ, फॉर एग्जांपल ये DNA है, यहाँ पे इसका ओराई है, तो ओराई के यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है रेप्लिकेशन और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है। इसे बोलते हैं बाय डायरेक्शनल, और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है बाय डायरेक्शनल। और हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा बेटा वो कैसे स्टार्ट होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही हमेशा आपका स्टैंड बनेगा, चाहे वो DNA हो या चाहे वो RNA हो। हमेशा स्टैंड कैसे बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में, एवरी टाइम। आपको याद रख लेना है, मोस्ट IMP चीज़। ओके, आगे मूव करते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करी मैंने अभी, हो रहा है। तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूँ बेटा, ये प्रोकैरियोट्स का आपका पता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बीच में आपका ओराई होता है, एक ही ओराई होता है आपका, ठीक है। तो ओराई के, फॉर एग्जांपल ये ओराई है, तो ओराई के यहाँ से भी DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। सो प्रोकैरियोट के पास कैसा होता है, डबल स्टैंड सर्कुलर DNA। तो बेटा उसके पास तो है ही डबल स्टैंड सर्कुलर DNA, गोल गोल सा DNA, गोल मटोल। तो ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ से टू चालू हुआ DNA, यहाँ से टू चालू हुआ DNA, और आपका कनेक्ट हो गया DNA, आपका एक स्टैंड रेडी हो गया। ओके, सो ओनली 1 ओराई होता है किसके पास बेटा, प्रोकैरियोट्स के पास, क्योंकि उसके पास तो सर्कुलर DNA है ना बेटा, तो सिर्फ एक ही ओराई होता है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये DNA है, तो ऐसे मल्टीपल ओराइज होते हैं इनके पास। यूकैरियोट्स के पास ये क्या है, आपके मल्टीपल ओराइज है, जहाँ से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको ओराई चाहिए,
और आई के साइड से ही हमेशा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता। फ़र्क क्या है? बस प्रोकैरियोट में एक ही ओराई होता है और यूकैरियोट्स में बहुत सारे ओराई होते हैं, बस खत्म। ठीक है, इतनी बात। अब चलते हैं मेन प्रोसेस के बाद, रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। अगर भाई आपको चाय बनानी है, जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी सामग्री लगती है। वैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन करना हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें चाहिए जो पता होनी चाहिए आपको। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो भाई आपको डीएनए टेम्पलेट ही चाहिए। आपको करना क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए बनाना है। तो डीएनए कैसे बनाओगे? डीएनए को देख के बनाओगे। अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई स्केच बनाना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको पहले मुझे देखेगा, मेरे फ़ोटो को देखेगा और फिर मुझे देखते देखते एकदम लाइव स्केच बना देगा। तो मुझे देख के बना रहा है स्केच, तो मैं क्या हो गया? एज अ टेम्पलेट हो गया। तो टेम्पलेट को देख के आपका नया आपका टेम्पलेट बनता है। तो टेम्पलेट क्या होता है? जहाँ से आप देख रहे हो। ठीक है, तो एक तो हमें डीएनए टेम्पलेट चाहिए, खुद का डीएनए टेम्पलेट चाहिए, मतलब खुद मैं चाहिए। अगर मुझे किसी का स्केच बनवाना है तो वो मुझे बंदा देखना चाहिए। ठीक है, वो बंदा मेरा फोटो देखना चाहिए या फिर वो बंदा मुझे देखना चाहिए, तो अपने यहाँ स्केच बना पाएगा। तो एज अ टेम्पलेट की तरह काम करता डीएनए टेम्पलेट। फिर हमें कुछ एंजाइम्स भी चाहिए। अब एंजाइम्स की लिस्ट है भरमार, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा देखो क्या होता है आपका ना, इधर डीएनए हेलिक्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपस में कॉइल्ड होता है। तो पहले मुझे इसे खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए बेटा एंजाइम होता है हेलिकेस। क्या काम करता है? अनवाइंडिंग के लिए। अब खोल दिया है तो वापस स्टैंड हो सकता है वापस आए, क्योंकि क्या होता है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री है ना आपस में, तो वो स्टैंड खोलने के बाद वापस भी तो आ सकते हैं ना। इसको हमें एसएसबी चाहिए, एसएसबीपी, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बेटा ये सबके एंजाइम आपस में कराऊंगा प्रोसेस में, डोंट वरी। अब इसे देख लो एक बार। हमें प्राइमेज चाहिए, प्राइमर लगाने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो हमारा क्या करेगा? आमने सामने बेसिस को लगवाएगा। ओके, तो ये कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए को देख के, डीएनए के ऊपर निर्भर है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एक पॉलीमरेज आपकी नई चेन बना देगा डीएनए की ऊपर वाले टेम्पलेट को देख के। अंडरस्टूड? तो ये डीएनए के ऊपर डिपेंड है, इसलिए होगा डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। ऐसे आरएनए के पास भी पॉलीमरेज आएगा। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे बेटा डीएनए से, जब बनाएंगे आरएनए, तो वहाँ पे मैं कर रहा हूँ लिखवाऊंगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो भी डीएनए डिपेंडेंट होता है, पर वो हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में। और यहाँ पे क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, ये होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अंडरस्टूड? फिर होता है लाइगेस। अब लाइगेस क्या करता है बेटा? एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद लेक्चर चालू किया है तो थोड़ा सा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन बता दिया मैंने इसके बारे में। और लाइगेस की बात कर रहा था, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है। जो आपके नए डीएनए स्टैंड बनेंगे वो आपस में बेटा आपका ये लाइगेस ज्वाइन कर देगा। और टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज बेटा सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा। ये सबके एंजाइम की बेटा फंक्शन में करवा दूंगा, डोंट वरी। हमें डीएनटीपीस भी चाहिए। डीएनटीपीस क्या होता है बेटा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब स्ट्रक्चर देखो इसका, फॉर एग्जांपल ये शुगर है ना, यहाँ पे आपके पास पता है बेस होता है, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है मैंने, डोंट वरी, है ना। और शुगर के साथ यहाँ बेटा फॉस्फेट होता है, यहाँ पे फॉस्फेट, तो यहाँ फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। तो शुगर प्लस बेस क्या होता है पता है आप लोगों को? न्यूक्लियोसाइड होता है, आगे ना। तो ये क्या हो गया? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, ये हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस ये क्या, कितने फॉस्फेट है? तीन फॉस्फेट, तो क्या हो गया? ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आपको न्यूक्लियोसाइड वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में बेटा क्या होता है? आपका एक फॉस्फेट भी आ जाता है। अंडरस्टूड? तो ये बात थी। और डीएनटीपीस काम क्या करेगा बेटा? एज ए सबस्ट्रेट और प्लस एनर्जी की तरह काम करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल सामने अगर यहाँ पे आपके ए है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड टी है, यहाँ पे आपको लगाना है क्या? ए। तो पीछे क्या लगाना? पीछे क्या लगाना बेटा? पीछे लगाना आपको टीपी, क्या? ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पीछे आपको टीपी लगा दो, ट्राइफॉस्फेट लगाना है आपको, पीछे ट्राइफॉस्फेट लगाना है आपको। तो क्या होगा? टी के सामने ए आता है, तो ए के पीछे क्या लग गया आपका? टीपी, ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट पता है आप लोगों को क्या होता है? आपका पीछे जो दो फॉस्फेट होते हैं उसमें से हम अगर एक बॉन्ड टूट जाए तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको? एक ही फॉस्फेट चाहिए, हाँ क्या ना। तो बेटा ये एक तीर से दो शिकार करता है। क्या? एक तो एक टी के सामने ए भी लेके आ गया,
और साथ में आपने क्या किया, फॉस्फेट तोड़ के एनर्जी भी दे दी। अब एनर्जी क्यों चाहिए बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस। यहाँ बहुत सारी क्या लगती है बेटा, एनर्जी लगती है। इसलिए बेटा हमको यहाँ पे क्या चाहिए, फॉस्फेट बॉन्ड टूटे और एनर्जी रिलीज हो और हमें एनर्जी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुछ भी आपको लगाना है सामने तो DNTP चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ATGC है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ T तो पीछे TTP हो जाएगा, यहाँ पे T तो पीछे ATP हो जाएगा, यहाँ G तो क्या हो जाएगा, CTP हो जाएगा, यहाँ पे G तो क्या हो जाएगा आपका, GTP हो जाएगा। तो ऐसे बेटा आपके क्या होते हैं, DNTPs लगते रहते हैं। तो आपके दो फॉस्फेट एनर्जी की तरह काम करेंगे, जो लास्ट के दो फॉस्फेट हैं वो एज एनर्जी की तरह काम करेंगे, और आपका एक फॉस्फेट ऑफकोर्स हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना होता है सामने वाले टेम्पलेट के साथ, तो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, आपको पता है अच्छे से। ओके, तो ये तो हमने स्ट्रक्चर में समझाया था मैंने आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में। तो ये बात हो गई इसकी। अब एक्चुअली देखते हैं प्रोसेस चालू कहाँ से होता है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, डीएनए स्ट्रैंड को तो खोलना है, आपका जो हेलिक्स है उसको खोलना है। तो खोलते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट एंजाइम कौन सा आ रहा है आपका, फर्स्ट एंजाइम आ रहा है आपका हेलिकेस, जो कि आएगा वो आपके डीएनए स्ट्रैंड को ओपन कर देगा। तो अनवाइंडिंग करने में काम आएगा बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है आपके सारे बेस पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आपका हेलिकेस काम कर देगा। तो हेलिकेस क्या है, एक आपका हेलिकेस अनवाइंडिंग के लिए काम कर देगा। तो क्या करेगा बेटा, आपको ये सब ओपन हो गया। अब जैसे ये ओपन हो गया, हेलिक्स आपका ओपन हुआ, तो बेटा आपको ऐसा एक फॉक टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा और ऐसा। तो ये क्या बन गया आपका, एक फॉक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉक बोलेंगे इसको। ठीक है, अब क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपका हेलिकेस, इसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब जब ये ओपन किया स्टैंड, तो हो सकता है वापस डीएनए स्टैंड वापस आए, वापस ज्वाइन हो, रीजॉइन हो वापस। क्यों, क्योंकि बेटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ठीक है, आप दो लवर्स को कितना भी जुदा करो, वो हमेशा पास आने का ट्राई करेंगे, लैला मजनू, आगे ना। तो क्या करना है, उसको वापस ना आए तो उसको पकड़ के रखना है। तो इसके लिए हमें चाहिए SSBP। क्या होता है SSBP, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, लिखवाया था मैंने। क्या करता है, इट प्रिवेंट रीजॉइनिंग ऑफ द टू स्टैंड, वापस दो स्टैंड को रीजॉइन करने से रोकेगा। और साथ साथ में जो हेलिकेस एंजाइम्स होते हैं जो बाहर से आते हैं अटैक करने के लिए डीएनए के ऊपर, तो उनसे भी बचाएगा वो। तो इट प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस, हेलिकेस नहीं, आई एम सॉरी, फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या, एंजाइम है, किसको डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड्स को। और न्यूक्लिक एसिड में कौन आते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट ना करे ये न्यूक्लियस एंजाइम, इसलिए बेटा ये SSBP दो चीज़ करता है, प्रिवेंट रीजॉइनिंग एंड प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपके देखो सिंगल स्टैंड पे आपकी ये प्रोटीन लग जाएंगे, इसलिए नाम पड़ा उसका सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब बेटा कभी कोई प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ऐसे ही नहीं होगी, हमें बेटा क्या चाहिए होते हैं, प्राइमर्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, प्राइमर्स। तो देखो ध्यान से, ये आपका टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, एक ये वाला, और ये भी आपका एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। उसको देख देख के आपका नया स्टैंड बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल 5' to 3' डायरेक्शन है, तो हमारा न्यू स्टैंड कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, 5' to 3'। क्यों, अपोजिट एंटी पोलरिटी है ना, अपोजिट। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये 3' to 5' है, तो यहाँ से देखो 5' to 3'। यहाँ ये डायरेक्शन होगी इसकी, ये डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये डायरेक्शन होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो ये आपका 5' to 3', ये भी आपका 5' to 3' डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देख लो यहाँ पे। ओके, अब बेटा ये स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए आरएनए प्राइमर। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकता, हमें आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। ओके, सो आरएनए प्राइमर ये रहा बेटा। आरएनए प्राइमर क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर का सीक्वेंस लग जाएगा। ठीक है, और कौन लगाता है बेटा, प्राइमेस लगवाता है। तो आरएनए प्राइमर करता है क्या बेटा, आरएनए प्राइमर प्रोवाइड्स इनिशियल 3' OH फॉर फॉर्मेशन। हमको पता है क्या चाहिए, हमको 3' OH चाहिए। आपको पता है आपको बाइंड करने के लिए शुगर का 3' OH आपके 5' कार्बन के साथ फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड बना रहा था, तो हमको यहाँ पे 3' OH बॉन्ड चाहिए होता है। आपको डीएनए की स्ट्रक्चर याद होगा, तो यहाँ पे 3' OH के साथ यहाँ दूसरे वाले शुगर का 5' कार्बन का न्यूक्लियो आपका जो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड था वो बन रहा था। तो 3' OH के साथ 5' कार्बन का फॉस्फेट आपका यहाँ पे जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 3' OH चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसलिए बेटा हमने प्राइमर लगाया यहाँ पे, ताकि हमारा एटलीस्ट शुरुआत हो जाए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने की। उसके बाद तो आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा और आपका मस्त पूरा नया लंबा सा स्टैंड बना देगा।
ऐसा लंबा सा स्टैंड पूरा आपका ये ड्रॉ कर देगा, बना देगा, मतलब सिंथेसाइज कर देगा। ओके, तो ये लंबा सा स्टैंड बना दिया और यहाँ पे आपका स्टैंड बना दिया। तो ये क्या है आपका, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो पर्पल कलर का ड्रॉ किया मैंने, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पोल 3 क्या करता है, इट सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्टैंड। ये आपके नया डीएनए स्टैंड क्या करेगा, बना देगा। कौन, आपका डीएनए पोल 3। तो ये आपका नया स्टैंड बन चुका है यहाँ पे। ओके, डन। तो इतनी बात हो गई हमारी। और जब हमने ये खोला डीएनए का स्टैंड को, जब हमने खोला तो पीछे क्या हो सकता है, पीछे सुपर कॉलिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए है, तो देखो इसके बीच में गैप जो होती है वो कांस्टेंट होती है हर जगह, ठीक है, गैप कांस्टेंट होती है। अब गैप आपने खोली तब तो ये फॉग बना, तो पीछे क्या होगा बेटा, आपकी सर्फेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगा पीछे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी मम्मी की चोटी खोली हो पीछे से, तो जब चोटी खोलते हो तो देखो ध्यान से, जब ऐसा, क्योंकि मैंने तो मम्मी की बहुत मालिश करी है, ठीक है, और हेयर ऑयल किया है, तो जब आप चोटी खोलते हो पीछे, तो चोटी खोलोगे ना तो देखो ध्यान से, जैसे आपने ये वाली चोटी खोली तो पीछे क्या हो गया, सुपर कॉइलिंग हो गई, ताकि आपके पीछे की गांठें बनने लग गई। तो पीछे सुपर कॉइलिंग ना हो तो बेटा क्या होगा, आपको टोपो आइसोमरेज चाहिए या फिर जाइरेज चाहिए, जो सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर देगा, मतलब यहाँ पे ऐसे कट मार देगा ताकि आपका मस्त ऐसा खुल जाए, आपका पूरा स्टैंड खुल जाए। अंडरस्टूड। तो ये बात थी इसकी, टोपो आइसोमरेज की ये थी। और कुछ मुझे समझाया ऐसा नहीं, यहाँ पे इतना हो गया। आईएनए प्राइमर की बात समझा दी मैंने। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, हेलिकेस आया, उसने ओपन किया, बाद में आपके प्राइमर्स ऐड हुए और डीएनए पॉल 3 ने क्या कर दिया, आपके नया स्टैंड बना दिया। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बेटा आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा, यह आपके प्राइमर को निकालना पड़ेगा, है ना। तो डीएनए पॉल 1 निकालता है। प्राइमर क्यों निकालना है, बिकॉज हमको डीएनए से डीएनए बनाना है, डीएनए से आरएनए नहीं, बिकॉज प्राइमर क्या है, एक आरएनए का सीक्वेंस है। तो आरएनए को, ये प्राइमर को निकालने के लिए है, हमें डीएनए पॉल 1 चाहिए। अंडरस्टूड। तो डीएनए पॉल 1 आपके प्राइमर को रिमूव करता है और डीएनए पॉल 3 आपका नया स्टैंड बनाता है। तो ये बात थी इसकी। आगे चलते हैं, और क्या हो रहा है, देखो अब ध्यान से। अब क्या हो रहा है, वो हेलिकेस आगे मूव करे जा रहा है और पीछे फॉक आपका लंबा बढ़ रहा है। अब सुनना ध्यान से। अब जो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना था आपको, डीएनए बन गया, मस्त लंबा सा बने जा रहा है। अब ये खुलता जाएगा और आपका सब बनता जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना पहले, फिर क्या हुआ, फिर आगे जब मूव किया तब जाके फिर ये आपका आगे और बन रहा है। ये पहले बना था डीएनए आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर क्या हुआ, ये आगे मूव किया, फिर वापस नया बना। तो मतलब यहाँ पर रुक के देखो स्टैंड बन रहे हैं। यहाँ रुक के क्यों बन रहा है बेटा, क्योंकि देखो ध्यान से, डायरेक्शन क्या आपकी, ये डायरेक्शन, और हमारा खुल कैसे रहा है, इस डायरेक्शन में खुल रहा है। तो ये वाले स्टैंड को प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मस्त बने जा रहा है। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें रुक के बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आगे जब खुलेगा तभी तो उस साइड मूव करेगा ना। डायरेक्शन क्या है इसका, देखो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी यहाँ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जाहिर सी बात है, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा कंटिन्यूस या फिर लीडिंग स्टैंड। ये कंटिन्यूस बन रहा है ना। देखो यहाँ पे बार बार प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ में बार बार प्राइमर लगाना पड़ेगा, फिर डीएनए पोल 3 आएगा, फिर प्राइमर लगाओ, फिर डीएनए पोल 3 आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे लीडिंग स्टैंड क्या, कंटिन्यूस स्टैंड है। और डायरेक्शन क्या होती है लीडिंग स्टैंड की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये क्या है, ये आपका लैगिंग स्टैंड, देखो यहाँ पर लैगिंग स्टैंड है आपका। ये पहले यहाँ बन रहा है, फिर थोड़ा सा यहाँ बन रहा है, फिर जब ये खुलेगा फिर यहाँ बनेगा, फिर और खुलेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ, तो ऐसे फ्रेगमेंट में बन रहा है। और ये ऐसे कंटिन्यूस बनता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूस। और ये क्या आपका लैगिंग स्टैंड। लैगिंग मतलब क्या, लैग मार रहा है। वो आप फ़ोन चलाते हो, है ना, तो लैग मार जाता है बीच बीच में, ये क्या होता है बेटा, ये भी लैग ही मार रहा है, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बन रहा है। तो ये भी लैगिंग स्टैंड या फिर इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्टैंड। और डायरेक्शन क्या है इसका, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोल सकते तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, तो हमने इसका नाम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन क्यों दिया है बेटा, क्योंकि आपका फॉर्म तो ऐसे ही हो रहा है ना। भले डायरेक्शन आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन फॉर्म तो आपको इसी फॉर्म में जाना है ना। फॉर एग्जांपल देखो, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, और ये भी बन रहा है, लेकिन देखो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है, ऐसे 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 ऐसे। ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे आगे जा रहा है। दैट्स वाई बेटा ये IMP है, कहीं नोट कर लेना। लीडिंग स्टैंड का डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और लैगिंग स्टैंड का डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये एज अ टेम्पलेट की तरह ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A है तो यहाँ पे T आएगा, यहाँ G तो C, तो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पोल 3, और ये आपके आगे सीक्वेंस लगाते जाएगा। और ऐसे आपका रेप्लिकेशन पूरा होता है। और जो आपके ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं
लैगिंग वाले, उसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है बेटा, बाद में क्या होगा, बाद में डीएनए लाइगेज आएगा और वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है। क्योंकि आपको पता है डीएनए लाइगेज क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू। कि यहाँ से बात समझ आई क्या हुआ है? मॉलिक्यूलर ग्लू आया और उसने क्या बेटा आपके ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है बेटा वो आपके प्रूफ रीडिंग में भी हेल्प करता है। प्रूफ रीडिंग मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लगाना था तो यहाँ टी, यहाँ जी, तो यहाँ पे लगाना था सी, तो यहाँ ए लगा दिया, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो एज अ प्रूफ रीडिंग की तरह आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा और ये न्यूक्लियोस ये आपके बेस को रिमूव भी कर सकता है। तो ये बात हो गई किसकी? रेप्लिकेशन की। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये डबल स्ट्रैंड था, तोड़ा विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। अब वापस ना आ जाए तो हम लगा दिए क्या ऊपर? टोपो आइसोमरेज, हर एक सिंगल स्ट्रैंड पे। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन लगा दिया हमने, ताकि क्या वापस क्या ना हो, रीजॉइनिंग ना हो। फिर क्या हुआ? फिर आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक प्राइमर ऐड ना हो। तो प्राइमर ऐड किया विद द हेल्प ऑफ प्राइमेस। अब जैसे प्राइमेस आ गया तो क्या हुआ? हमारा डीएनए पोल 3 आया और प्रॉपर डायरेक्शन में हमने नया स्ट्रैंड बना दिया। ऊपर वाला था लीडिंग स्ट्रैंड 5' to 3', नीचे बना लैगिंग स्ट्रैंड जिसको हमने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट भी कहा था, जो कि 3' to 5' डायरेक्शन में बनता है। और आपके बीच में लास्ट के स्टैंड में सुपर कॉइलिंग ना हो पीछे, दैट्स वाई हमें टोपो आइसोमरेज चाहिए। तो ये बात होगी इसकी। बाकी प्राइमर को रिमूव करने के लिए हमें डीएनए पोल 1 यूज़ किया था और डीएनए स्ट्रैंड को नया बनाने के लिए हमें डीएनए पोल 3 यूज़ किया था। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। रेप्लिकेशन खत्म, आपका रेप्लिकेशन हो गया यहाँ पे समाप्त। लास्ट में डीएनए लाइगेज यूज़ किया, मॉलिक्यूलर ग्लू से क्या हमने अटैच कर दिया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को, खत्म। और क्या है, बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके एनसीईआरटी में कि ई कोलाई का बेटा कितना होता है डीएनए कंटेंट 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। 18 मिनट में बेटा वो 2000 बेस पेयर बना सकता है 1 सेकंड में। मतलब वो 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर बनाने की क्षमता रखता है। इतना फास्ट होता है बेटा आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो आप समझ सकते हो वो फास्ट के साथ बेटा प्रिसाइज भी होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ वहाँ हो गया तो म्यूटेशन कॉज हो जाएगा, दिक्कत हो सकती है। अंडरस्टूड? तो ये था पूरा आपका रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल स्वीट। मैं बहुत ही छोटे टॉपिक्स रखे और ताकि डायग्राम से आपको सारी चीज़ें हिट हो जाए। बाकी और कुछ भी हमारा बाकी नहीं रहा, सब कुछ मैंने कवर करवा दिया। वाई शेप रेप्लिकेशन, फोक, सब कुछ समझा दिया। बहुत सिंपल रेप्लिकेशन। इसके बाद जो बेटा था ट्रांसक्रिप्शन, हम करेंगे इस नेक्स्ट वाली क्लास में। तो आज का सेशन मैंने इतना ही रखा हुआ है, काफ़ी टाइम बाद में आया हूँ तो थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को रिकवरी के लिए। जैसे रिकवरी हो जाए मेरे अच्छे से तो वापस हम स्टार्ट कर देंगे। सो ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन, ये आने वाले बहुत ही आईएमपी टॉपिक है 12th से रिलेटेड। और एमबीए आपको पता है बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, आईएमपी चैप्टर ही है पूरा, क्योंकि संलग्न 10 सालों में 10 क्वेश्चन बने। तो आप खुद समझ सकते हो कि चैप्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब आपके 40 मार्क्स तो खाली इसी चैप्टर से आ जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा इसलिए आपको इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और आगे मिलते हैं ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में। तो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एज वेल एज जो भी अपडेट्स रिगार्डिंग होगा, डीपीपीएस होगा, वापस मैं आपको न्यू प्रोवाइड कर दूंगा, एमबीआई की प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।